हेलो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल। तो बहुत बेसिक वे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग सिग्नल को, जो सिग्नल रहते हैं हमारे बाइनरी 1 बाइनरी 0 लाइक दिस पल्स फॉर्म में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बाइनरी 0 बाइनरी 1, इसको हम लोग वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर के जैसे जैसे हम लोग वेक्टर एनालिसिस करते हैं वैसे ही सिग्नल को भी वेक्टर कैलकुलस जैसा ही हम लोग इसका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग इसमें आज जानेंगे। हम लोग अभी डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ने वाले हैं, काफ़ी सारे ASK PSK FSK, वहाँ पे ये जो मेथड है वो काफ़ी काम आता है। ठीक है, तो रिसीवर इस चीज़ को जज करता है बेसिकली थ्रू बाय दिस मेथड कि जो इनकमिंग सिग्नल आया है उसके पास, रिसीवर के पास, वो बाइनरी 0 है कि बाइनरी 1 है। सो कैसे करता है उसको थोड़ा सा इसमें देखेंगे, और हम लोग कैसे किसी सिग्नल को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाले हैं। तो कोई बाइनरी 0 और बाइनरी 1, लेट से कोई ट्रांसमीटर की साइड में बाइनरी 0 बाइनरी 1 है, इसको मैं सेंड करता हूँ रिसीवर की तरफ। तो रिसीवर में मेरे को कोई पल्स मिलता है बाइनरी 0 बाइनरी 1। ठीक है, रिसीवर का ये काम होता है ये जज करना कि इनकमिंग पल्स बाइनरी 0 है कि बाइनरी 1 है। मैंने सेंड किया 0 सेंड किया कि 1 सेंड किया, तो वो रिसीवर कैसे डिसाइड करता होगा, तो वो हमको देखना है। तो हमको पता है कि जो बाइनरी 0 है उसको हम लोग किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट से बाइनरी 0 को 0 वोल्ट से, बाइनरी 1 को V वोल्ट से ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एक तरीका ये है। एक तरीका ये है बाइनरी 0 को नेगेटिव वोल्टेज से और बाइनरी 1 को मैं कोई पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करूँ, ये भी एक तरीका है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बाइनरी 0 को हम लोग लेट से 5 वोल्ट और बाइनरी 1 को 10 वोल्ट, दोनों को पॉजिटिव पल्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप से बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि मैं बाइनरी 0 बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो मैं डिफाइन करता हूँ कि बाइनरी 0 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कौन सा पल्स है बाइनरी 0 के लिए बनाऊंगा, कौन सा पल्स है वो बाइनरी 1 के लिए बनाऊंगा। ठीक है, मान लीजिए मैं ये पल्स बनाता हूँ ऐसा, where t is equal to 2, this is for binary 0 and t by 2, this is for binary 1। ये मैं वो पल्स बनाता हूँ। ठीक है, ये S2 पल्स है और ये S1 पल्स है। तो बाइनरी 0 को मैं बोल रहा हूँ, बाइनरी 0 ये पल्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बाइनरी 1 जो है वो इस वाले पल्स से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब मैं ट्रांसमीटर की तरफ से कोई सिग्नल सेंड करता हूँ कि बाइनरी 0 या बाइनरी 1, ये दोनों में से कोई एक सिग्नल को मैं सेंड करता हूँ। रिसीवर की तरफ मेरे को एक सिग्नल रिसीव होता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे नॉइस आएंगे बीच में, काफ़ी सारा नॉइस क्रिएट होगा, उसमें एरर आएंगे, और वो सब एरर वगैरह को दूर करने के बाद मेरे को ये सिग्नल मिलता है ऐसा। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है रिसीवर को, मतलब रिसीवर को ये चेक करना है कि ये जो इनकमिंग सिग्नल आया है SR वो बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0 है। ठीक है, तो रिसीवर के पास ऑलरेडी ये दोनों सिग्नल होते हैं कि किसको मैं बाइनरी 0 बोल रहा हूँ, किसको बाइनरी 1 बोल रहा हूँ, ये रिसीवर को पता होता है। तो S1 और S2 ये दोनों सिग्नल रिसीवर के पास भी होते हैं रेफरेंस के लिए, वो इन दोनों सिग्नल से इसको कंपेयर करता है। अब कैसे डिसाइड करेगा कि ये सिग्नल बाइनरी 1 है कि बाइनरी 0 है, तो वो क्या करता है, देखता है कि ये सिग्नल किस सिग्नल के ज़्यादा क्लोज है, इसके ज़्यादा क्लोज है किसके ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, ये चेक करता है रिसीवर, और अगर ये वाला जो सिग्नल है अगर S1 के ज़्यादा क्लोज है तो इसको बाइनरी 0 डिसाइड करता है, अगर ये सिग्नल S2 के ज़्यादा क्लोज है तो उसको बाइनरी 1 डिसाइड करता है। ठीक है, अब ये कैसे पता करेगा कि कितने ज़्यादा क्लोज है, कौन सा ये इनकमिंग सिग्नल इसके S1 के क्लोज है कि S2 के क्लोज है। इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो भी देखते हैं कि कैसे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करेगा वो, कि वो एक्चुअली इन दोनों सिग्नल के बीच का डिस्टेंस निकालता है कि कौन सा सिग्नल, ये वाला सिग्नल किसके ज़्यादा क्लोज है, तो क्लोजनेस फाइंड करता है वो, और इसके थ्रू वो पता करता है कि ये वाला सिग्नल बाइनरी 0 है कि बाइनरी 1 है। ठीक है, इसलिए हम लोग सिग्नल को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सिग्नल है S1 जो कि बाइनरी 0 सिग्नल है, और एक सिग्नल है S2 जो कि बाइनरी 1 सिग्नल है। बाइनरी 1 बाइनरी 0 को इस टाइप के पल्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बाइनरी 0 को इस पल्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और यहाँ t इज इक्वल टू 2 है। ओके, एंड दिस इज माई रिसीव्ड पल्स, ये वाला ये रिसीव्ड पल्स है। अगेन देखिए, इफ़ SR इज क्लोज टू S1 दैट इज बाइनरी 0,
इफ एस आर इज क्लोज टू एस टू दैट मीन्स बाइनरी 1। ओके, सो अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको, अब थोड़ा सा साइड करते हैं, अब वेक्टर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। बहुत बेसिक चीज़ बताएंगे, ज़्यादा कुछ मैं ड्रिफ्ट में नहीं जाऊँगा इसमें, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें। तो वेक्टर कोई भी क्वांटिटी जिसके पास एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, सबसे पहली चीज़। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर चल रहा हूँ तो 5 मीटर इज माय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज एक्स। ठीक है, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड माय वेक्टर क्वांटिटी। तो कोई भी 3 वेक्टर है, मान लीजिए v1 v2 v3, तो उसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वेयर ए एक्स एंड ए वाई, ये दो ये एक्सिस होते हैं, एक्सिस बोल सकते हो, या इनको बोलते हैं बेसिस फंक्शन या यूनिट वेक्टर। तो जैसे आप लोग पढ़ते हैं कोई दो एक्सिस पढ़ते हैं ना अपन, एक्स और वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, उसी टाइप से वेक्टर के अंदर दो यूनिट वेक्टर वाले एक्सिस होते हैं, ए एक्स और ए वाई। कोई भी सिग्नल को ये v1 v2 को इन्हीं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये दो, अभी समझते हैं, थोड़ा देखते हैं, ये दो एक्सिस है ए एक्स और ए वाई, और ये 3 वेक्टर v1 v2 v3 को ऐसा रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ v1, दिस इज़ v2, दिस इज़ v3। ठीक है, तो ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो आप लोग पहले से पता होगा आपको वेक्टर के बारे में। यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं r1, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं r2, और यहाँ का डिस्टेंस होता है लेट्स से r3। v1 और v3 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग d1, v2 और v3 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग d2। इसका कुछ फार्मूला रहता है, हमको तो डेप्थ में जाना नहीं है, तो ठीक है, आप वेक्टर कैलकुलस के अंदर जाकर देख लीजिएगा कैसे इसको निकालते हैं। वो कुछ फार्मूला होता है r3 माइनस r2 इस टाइप से, मॉड d, ये कुछ फार्मूला होता है r2 d2 का। इसी टाइप से दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, ऐसा रिजल्टेंट वेक्टर करके हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो d1 निकालना है तो r1 माइनस r3 मॉड ऑफ d1, ऐसा ये रहता है। मतलब ओरिजिन से इस वेक्टर का डिस्टेंस माइनस ओरिजिन से इस वेक्टर का डिस्टेंस, ये d1 आता है। तो ये अपन निकालते हैं वेक्टर एनालिसिस के अंदर, वेक्टर कैलकुलस के अंदर। तो ये चीज़ हम लोग इसके अंदर करते हैं। अब हम लोग दो वेक्टर के बीच का डिस्टेंस आराम से निकाल सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो ये वेक्टर v1 वेक्टर v2, इसको ऐसा समझते हैं कि कोई पर्सन है, मान लीजिए ये कोई जगह है, लेट्स से ये कोई जगह है, ओरिजिन बोल रहा हूँ इसको, 3 लोग हैं ए बी एंड सी। ओके, और इस पॉइंट से, ठीक है, एक डायरेक्शन लेता हूँ ऐसा और एक डायरेक्शन लेता हूँ मैं ऐसा, एक्स एंड वाई। एक कोई बंदा है ए, वो इस पॉइंट से यहाँ तक जाता है, वो ट्रैवल करता है यहाँ तक। एक बंदा है बी जो यहाँ तक जाता है, एक बंदा है सी जो यहाँ तक जाता है। तो ये 3 बंदे हैं जो इस पर्टिकुलर पोजीशन से, कोई जगह है उस पोजीशन से यहाँ पे खड़े हैं। तो मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि सी किसके ज़्यादा पास है। ठीक है, मेरे को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इसके लिए वेक्टर कैलकुलस का यूज़ करूँगा। तो सी का यहाँ पे निकालूंगा लोकेशन, इस ओरिजिन के कंपेयर में इसका डिस्टेंस, बी का निकालूंगा डिस्टेंस ओरिजिन के कंपेयर में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, और ए का डिस्टेंस निकालूंगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। देन d1 इज दिस डिस्टेंस r1 माइनस r3 विल बी d1। उसी टाइप से d2 हो जाएगा ये डिस्टेंस r2 माइनस r3। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि c b के ज़्यादा क्लोज है कि c a के ज़्यादा क्लोज है। अगर d1 की वैल्यू ज़्यादा है d2 से, दैट मीन्स c इज़ वेरी क्लोज टू b। अगर d1 की वैल्यू लेस देन इज d2, दैट मीन्स c इज़ वेरी क्लोज टू a। ठीक है, उसी टाइप से अगर कोई भी चीज़ को जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है कि इस डायरेक्शन में इतना दूरी चला, दैट इज़ जितना दूरी चला वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ, और जिस डायरेक्शन में चला वो उसका आपका वो डायरेक्शन हुआ, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ वेक्टर के बीच में डिस्टेंस निकालने के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग वेक्टर का यूज़ जनरली करते हैं। अब मान लीजिए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई क्वांटिटी है ए, कोई चीज़ है, लेट्स से डिस्टेंस हो सकता है, ओके, ये आपका वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो
इसको मेरे को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ए को वेक्टर के फॉर्म में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, ए इज इक्वल टू होता है ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई ए थ्री यूनिट वेक्टर ए जेड। तो ये तो 3 डायमेंशन हुआ, वैसे ही इसको 2 डायमेंशन में ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई प्लस ए वाई ए वाई। ठीक है, ये जो कैप के ऊपर लगा है, कैप वाला जो टर्म है ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स, या इसको हम लोग दूसरा भी नाम बोलते हैं बेसिस फंक्शन। ठीक है, जैसे हमारे में एक्सिस होता है एक्स और वाई एक्सिस, वैसे ही वेक्टर में यूनिट वेक्टर होते हैं ए एक्स और ए वाई। ए एक्स जो रहता है प्रोजेक्शन होता है एक्स की डायरेक्शन में, कि एक्स में कितना कंपोनेंट है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे 2 एक्सिस है और मैं बोल रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,4 स्पेस के अंदर, तो 3,4 क्या बताएगा, एक्स के साइड में उसका डिस्टेंस है 3 और वाई के साइड में वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए वाई और ये हो जाएगा मेरा ए एक्स। इसी टाइप से ए एक्स इज़ द प्रोजेक्शन इन ऑफ ए इन एक्स डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है वो बताता है ए एक्स। ए वाई जो रहता है वो वाई डायरेक्शन उसका प्रोजेक्शन बताता है। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ए वाई की वैल्यू हम लोग इस टाइप से निकाल सकते हैं, ए डॉट ए एक्स ए डॉट ए वाई। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कितना उसका कंपोनेंट है। हाँ, यूनिट वेक्टर के ऊपर आते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग एक नाम और बोलते हैं जिसको बोलते हैं बेसिस फंक्शन। यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई ए जेड कैप, ए एक्स कैप ए वाई कैप और ए जेड कैप, इनका पहला चीज़ होता है मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। ठीक है, दूसरा ये तीनों यूनिट वेक्टर आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, एक दूसरे से परपेंडिकुलर, या ऑर्थोगोनल का दूसरा मतलब होता है इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ए एक्स डॉट ए वाई वो होता है 0। तो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा 0, जैसे ए एक्स डॉट ए वाई 0 होगा, ए एक्स डॉट ए जेड 0 होगा, ए एक्स डॉट ए जेड वो भी 0 होता है, सॉरी ए वाई डॉट ए जेड वो भी 0 होता है। तो इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, या इनको बोलते हैं ये दोनों वेक्टर आपस में है ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। ठीक है, और अगर 2 सेम वेक्टर रहते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग को इससे मतलब है, ये सेम वाले को बाद में देखते हैं, कि 2 यूनिट वेक्टर हैं एक्स और वाई, ए एक्स और ए वाई, वो उनको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे या ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलेंगे अगर उनका डॉट प्रोडक्ट है 0। ठीक है, 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। क्लियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से a इज इक्वल टू 3ax प्लस 2ay। इसको कैसे बनाएंगे, तो ये ax हो गया, ये ay हो गया, x के डायरेक्शन में 3, y के डायरेक्शन में 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये a और ये हो गया ओरिजिन, तो ये इसको हम लोग लिखते हैं a, ऐसा एरो बना के। तो दिस इज द वेक्टर a, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिए। अब हम लोग देखते हैं ऐसा ही कंपेयर करके कि सिग्नल को कैसे वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन सिग्नल स्पेस, जैसे कि ये एक वेक्टर को हम लोग वेक्टर स्पेस में रिप्रेजेंट किए, इसको बोलते हैं वेक्टर स्पेस। उसी टाइप से एक सिग्नल को हम लोग सिग्नल स्पेस में या वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्नल में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है जैसे वेक्टर के अंदर, वैसे ही वहाँ पे भी एक्सिस बनाना पड़ेगा हम लोग को, इस टाइप से 2 एक्सिस बनाना पड़ेगा, 2 3 जितने भी एक्सिस हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे वहाँ पे यूनिट वेक्टर होता है बेसिस फंक्शन, जो एक्सिस होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेसिस फंक्शन ये। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पे यूनिट वेक्टर की जगह पे कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिस फंक्शन। लेट्स से phi1 phi2 phi3 phi n, ये सब है बेसिस फंक्शन, या सिग्नल के केस में इसको बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जैसे वहाँ पे यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई होते थे, वैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं phi1 phi2 phi3, यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर हैं, या यहाँ पे ये सब बेसिस फंक्शन है। तो बेसिस फंक्शन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह होती है एक वेक्टर के अंदर, पहला तो वो जो सारे वेक्टर्स हैं ए एक्स ए वाई ए, उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए था 1। बेसिस फंक्शन बनना है किसी को तो उसका पहला प्रॉपर्टी होना चाहिए उन लोगों का कि उनका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 1। यहाँ पे मैग्नीट्यूड की जगह पे इनकी एनर्जी होती है 1।
इन लोग की एनर्जी होगी 1, फाई 1 की एनर्जी, फाई 2 की एनर्जी, फाई 3 की एनर्जी ये 1 होती है। वेक्टर के अंदर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, बेसिस फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शंस हैं जिसको हम लोग बेसिस फंक्शन बोल रहे हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, यहाँ पे ये फंक्शंस की एनर्जी होती है 1, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है कि अगर दो वेक्टर, दो यूनिट वेक्टर को बेसिस फंक्शन बोलना है मेरे को कि ये ए एक्स और ए वाई आपस में बेसिस फंक्शन है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए एक्स डॉट ए वाई शुड बी इक्वल टू 0। तो वेक्टर में जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, इस डॉट प्रोडक्ट को सिग्नल के अंदर हम लोग इंटीग्रेशन से प्रोड्यूस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन। तो दो सिग्नल फाई 1 एंड फाई 2 को अगर मैं ऑर्थोगोनल बोल रहा हूँ तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी फाई 1 टी इंटू फाई 2 टी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन और उसको इंटीग्रेट करना ओवर द पीरियड डी टी इक्वल टू 0। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन वो होगा 0, ठीक है। तब ये दोनों सिग्नल फाई 1 टी फाई 2 टी कहलाएंगे ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये फाई 1 हो जाएगा, ये फाई 2 ऐसा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिग्नल। फॉर एग्जांपल कॉस और साइन, ठीक है, कॉस और साइन आपस में ऑर्थोगोनल सिग्नल है। तो ये कॉस सिग्नल होता है और ये साइन, तो ये आपस में ऑर्थोगोनल 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल सिग्नल। तो कॉस एम एन टी, कॉस एन टी, साइन एम एन, साइन एम टी, साइन एन टी, ये सब होते हैं ऑर्थोगोनल, वेयर एम एंड एन आर इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/t, वेयर एम 1/t, 2/t, 3/t। फॉर एग्जाम्पल कॉस टी साइन 2t, ठीक है, डी टी, इसको आप इंटीग्रेट करोगे ओवर द 1 पीरियड, ये होगा 0। कॉस टी कॉस 2t, इसको ओवर द 1 पीरियड आप इंटीग्रेट करोगे, दैट मीन्स शुड बी 0। तो इस टाइप से चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए 0 टू टी कॉस एम टी कॉस एन टी, दैट मीन्स दिस शुड बी डी टी, ये 0 होगा अगर m और n इस टाइप से वैल्यू लेंगे 1/t, 2/t, 3/t, where t इज द टाइम पीरियड, अब बिट पीरियड। तो ये होते हैं ऑर्थोगोनल। तो दो सिग्नल को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट करो एक टाइम पीरियड के अंदर, अगर उनका वैल्यू 0 आता है दैट मीन्स वो सिग्नल होते हैं ऑर्थोगोनल सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे सभी सिग्नल्स लाइक इस ऑल द सिग्नल्स जो आपस में ऑर्थोगोनल होते हैं और जिनकी एनर्जी होती है 1, वो सारे सिग्नल हमारे बेसिस फंक्शन होते हैं इन सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे हम लोग, मान लीजिए कोई वेक्टर है a, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 3ax प्लस 4ay। तो ये ax और ay ये यूनिट वेक्टर यानी कि एक्सिस बन जाते हैं हमारे, और ये x के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होता है 3, और ये जो 4 है वो y के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। तो ये हम लोग ऐसा इसको लिख सकते हैं, ये 3 एंड 4। उसी टाइप से कोई भी सिग्नल को हम लोग उसके बेसिस फंक्शन के फॉर्म में, वेक्टर के फॉर्म में इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई सिग्नल S1 है उसको इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर बेसिस फंक्शन। S11 इज द कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फाई 1, S12 इज द कंपोनेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फाई 2, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे 3 और 4 था, वैसे यहाँ पे S11 और S12 है। तो दो ऑर्थोगोनल फंक्शन फाई 1t और फाई 2t वो हो जाएंगे हमारे बेसिस फंक्शन, और कोई सिग्नल S1 है उस सिग्नल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेट्स से दिस इज S11, फाई 1 की डायरेक्शन में S की वैल्यू और फाई 2 की डायरेक्शन में S की वैल्यू S12। तो ऐसा मैं S1 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। सो दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ माई सिग्नल। नाउ कम टू द पॉइंट, जो हमारा सिग्नल था हम लोगों ने क्या किया था, दो सिग्नल लिए थे S1 S2, बाइनरी 0 बाइनरी 1, ठीक है। बाइनरी जीरो को सिग्नल को ये रिप्रेजेंट किया था, बाइनरी 1 सिग्नल को ऐसा रिप्रेजेंट किया था, और ये सिग्नल रिसीव हुआ था। अब मेरे को ये सिग्नल को वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके चेक करना है कि ये सिग्नल इसके ज़्यादा क्लोज है, इस सिग्नल के ज़्यादा क्लोज है, ओके। तो लेट अस कंसीडर दो ऑर्थोगोनल बेसिस फंक्शन लेते हैं फाई 1t एंड फाई 2t, ऐसा। ये फाई 1 है, ये फाई 2 है, तो दो सिग्नल लेता हूँ मैं ऐसा, वेयर t इज इक्वल टू 2 है।
तो हमने कहा कि अगर बेसिस फंक्शन है, मैं इन दोनों सिग्नल को बेसिस फंक्शन ले रहा हूँ, तो इनकी एनर्जी शुड बी इक्वल टू 1। तो एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पावर इंटू टाइम होती है एनर्जी, और पावर होता है ये स्क्वायर वेव का पावर होता है ए स्क्वायर, और टाइम पीरियड दिया है t/2। तो ए स्क्वायर इंटू t/2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ए की वैल्यू हो जाएगी 2/√2 √2/t, और सिमिलरली बी की वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी और इसकी एनर्जी 1 होगी, इसका मैग्नीट्यूड ए और बी का वैल्यू इतना जाएगा। तो ए इज इक्वल टू इतना, सिंस टी इज इक्वल टू 2 है, मैंने एग्जाम्पल में लिया टी इज इक्वल टू 2, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है। सिंपल था केस। तो ये दो सिग्नल है φ1 और φ2 जो मेरे बेसिस फंक्शन है, और ये दोनों ऑर्थोगोनल सिग्नल भी है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो S1t को φ1 और φ2 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सो S1t कैन बी रिटर्न एज, S1t क्या है? दिस इज S1t, ये S1t है। इसको देखो φ1 और φ2 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू φ1 इट इज ये, प्लस 1 इंटू φ2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे φ2 को थोड़ा सा मैंने गलत ले लिया है, φ2 जो सिग्नल होगा वो ये होगा, φ2 सिग्नल, दिस विल बी φ2, यहाँ पे φ2 मैंने गलत ले लिया है, दिस φ2 सिग्नल विल बी लाइक दिस, t/2 से t, ओके। φ2 सिग्नल विल बी दिस, तो φ1 is this and φ2 is this signal t/2 से t, this is φ2, ठीक है। तो अब देखिए S1t को मैं ऐसा लिख सकता हूँ φ1t प्लस φ2t, दिस इज S1, और ये है φ1t और ये है φ2t, दिस इज 0 टू t/2, दिस इज t/2 से t, दोनों को सम करो तो आपको ये सिग्नल मिलेगा 0 से t 1। सो आई कैन राइट S1 इज इन द फॉर्म ऑफ φ1 एंड φ2, इस टाइप से। उसी टाइप से S2 सिग्नल क्या था मेरा? S2 सिग्नल था, ये सिग्नल था S2 t/2 2, दिस वॉज माई S2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, करके देखो 2 इंटू φ1 प्लस 0, तो ये सिग्नल मिल जाएगा मेरे को। तो ये S2 को मैं φ1 φ2 के फॉर्म में लिख लिया। उसी टाइप से मेरा SR सिग्नल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1.5 φ1 प्लस 1.5 φ2, देखो 1.5 मल्टीप्लाई करो दोनों का मैग्नीट्यूड में, दोनों को सम करो तो आपको ये सिग्नल मिल जाएगा। सो तीनों सिग्नल को, S1 को, S2 को और SR को मैं φ1 और φ2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ओके। तो अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ φ1 और यहाँ पे बना रहा हूँ φ2 एक्सिस में। सो लेट्स से इसको यहाँ पे बनाता हूँ मैं फिर से, देखिए दिस इज φ1, दिस इज φ2, ये दो एक्सिस बना लिया, जैसे कि AX और AY दो एक्सिस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, यूनिट वेक्टर। वैसे ही मैंने ये यूनिट एनर्जी के दो ऑर्थोगोनल फंक्शन को बना ली जो मेरे बेसिस फंक्शन है। अब सारे सिग्नल को मैं φ1 और φ2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, S1 को, S2 को और SR को। अब S1 को 1 φ1 और 1 φ2, मतलब φ1 ये 1 है, ये 1.5 है और ये 2 है। तो S1 को रिप्रेजेंट करना है, तो S1 क्या है? S1 इज 1 1, दिख रहा है, φ1 के डायरेक्शन में 1, φ2 के डायरेक्शन में 1, तो 1 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी माई S1। नाउ S2 क्या है? S2 है 2 इंटू φ1 प्लस 0 इंटू φ2, तो φ1 के डायरेक्शन में 2 और φ2 के डायरेक्शन में 0, सो φ1 के डायरेक्शन में 2, मतलब यहाँ पे ये सिग्नल हो जाएगा, ये मैं बना रहा हूँ S2,
ठीक है, इसको भी भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। ये हो जाएगा मेरा H2, क्योंकि 5 के डायरेक्शन में H2 का कोई कंपोनेंट नहीं है, 0 है, और 5 के डायरेक्शन में उसकी वैल्यू है 2। दिस विल बी माई H2। नाउ SR दिस सिग्नल, ये सिग्नल है ये 1.551 1.552, दिस मीन्स 1.5 1.5। इसको मैं बनाता हूँ ग्रीन कलर से। सो दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.5, सो दिस विल बी SR। नाउ वी कैन टेक द डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है D1 SR और S1 के बीच का, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस है D2 SR और S2 के बीच का। सो आप आज ईजिली देख सकते हो कौन सा डिस्टेंस ज़्यादा है, कौन सा डिस्टेंस कम है। सो SR जो D1 है इज़ लेस देन D2, दैट मीन्स SR इज़ वेरी क्लोज टू S1। SR ज़्यादा क्लोज है S1 के, दैट मीन्स जो रिसीव्ड सिग्नल है वो बाइनरी जीरो सिग्नल होगा, क्योंकि S1 को मैंने बाइनरी जीरो लिया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है स्पेस, सिग्नल स्पेस या वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिग्नल स्पेस। तो सिग्नल स्पेस रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सिग्नल। तो इसी टाइप से बहुत सारे ऑर्थोगोनल फंक्शन होते हैं, कॉस √2/t, कॉस ओमेगा सी टी, √2/t साइन ओमेगा सी टी, √2/t कॉस 2 ओमेगा सी टी। ठीक है, इस टाइप से और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, √2/t साइन 2 ओमेगा सी टी। ये सारे फंक्शन आपस में ऑर्थोगोनल हैं। किसी भी दो सिग्नल को लो, कोई भी दो सिग्नल पिक करो आपस में और उसको इंटीग्रेट करो 0 से t के बीच में, तो आपको ये रिजल्ट 0 मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जो fc है इट इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1/t। fc यानी कि ओमेगा सी इज़ द इंटीजर मल्टीपल ऑफ n/t होगा। बस ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई भी दो सिग्नल पकड़ो, एनी वन, कोई भी साइन का उसका कोई भी ले लो, साइन 4 ओमेगा सी टी ले लो, √2/t साइन 4 ओमेगा सी टी। ठीक है, और एक सिग्नल ले लो साइन 6 ओमेगा सी टी, कोई भी दो सिग्नल, बस ये इंटीजर होना चाहिए इस टर्म। कोई भी दो सिग्नल लो, ये दोनों सिग्नल को मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो 0 से t, आपको रिजल्ट मिलेगा 0। दैट मीन्स ऑल द सिग्नल्स आर ऑर्थोगोनल सिग्नल और हमारे बेसिस फंक्शन बन सकते हैं। अब कितने बेसिस फंक्शन बनेंगे तो वो डिपेंड करेगा मैं रिस्पेक्टिव सिग्नल के लिए कितने कैरियर सिग्नल सेंड करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी जीरो के लिए मैं एक सिग्नल, कोई सिग्नल सेंड नहीं करता, 0 सिग्नल सेंड करता हूँ, 0 कैरियर, और बाइनरी 1 के लिए मैं किसी स्कीम में एक कैरियर सिग्नल कॉस ओमेगा सी टी सेंड करता हूँ, तो मेरे को एक बेसिस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं दो कैरियर सिग्नल सेंड करता हूँ, लेट्स से बाइनरी 1 के लिए कॉस ओमेगा सी टी, बाइनरी 0 के लिए माइनस कॉस ओमेगा सी टी, तो मेरे को दो बेसिस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो जितने नंबर ऑफ सिग्नल्स उतने नंबर ऑफ मेरे पास बेसिस फंक्शंस रहेंगे। तो आगे आने वाले टाइम पे देखेंगे हम लोग कैसे हम लोग कितने बेसिस फंक्शन लेते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और भी सिग्नल्स के फॉर्म में। तो अब बेसिक ये था कि हम लोग किसी भी सिग्नल को उसके बेसिस फंक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।